नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर आए अपने प्यारे गुरुजी कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली वर्षिकांक बुक। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी इंडियन प्रीमियर लीग की सफल टीमों में से एक और 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है, जिसकी मार्केट में हिस्सेदारी 7600 करोड़ रुपये हो गई है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की सफल टीमों में से एक और 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है, जिसकी मार्केट में हिस्सेदारी 7600 करोड़ रुपये हो गई है। यह ग्रे मार्केट में 210 और 225 रुपये से प्राइस बैंड में कारोबार कर रहा है। 2 प्रमुख कारणों से सीएसके का मार्केट कैप अपनी मूल इकाई से आगे निकल गया है। पहला, टीम का दुबई में अपना चौथा खिताब आईपीएल खिताब जीतना और दूसरा, 2 नई फ्रेंचाइजियों का रिकॉर्ड कीमतों पर आगामी सीजन में जुड़ना। 2 प्रमुख कारणों से सीएसके का मार्केट कैप अपनी मूल इकाइयों से आगे निकल गया है। पहला, टीम का दुबई में अपना चौथा आईपीएल खिताब जीतना और दूसरा, 2 नई फ्रेंचाइजियों का रिकॉर्ड कीमतों पर आगामी सीजन में जुड़ना। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत का 1वां यूनिकॉर्न स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए बेंगलुरु स्थित नियो बैंक प्लेटफॉर्म ओपन 1वां यूनिकॉर्न बन गया है। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए बेंगलुरु स्थित नियो बैंक प्लेटफॉर्म ओपन 1वां यूनिकॉर्न बन गया है। भारत को वर्ष 2021 में कुल 44 यूनिकॉर्न मिले थे तथा भारत वर्तमान में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या के मामले में वैश्विक स्तर पर अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत को वर्ष 2021 में कुल 44 यूनिकॉर्न मिले थे तथा भारत वर्तमान में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या के मामले में वैश्विक स्तर पर अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। यूनिकॉर्न वह स्टार्टअप होते हैं जिनका मूल्य 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है। यूनिकॉर्न वह स्टार्टअप होते हैं जिनका मूल्य 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिनटेक ओपन हैकथॉन फोन पे के सहयोग से नीति आयोग फिनटेक ओपन हैकथॉन को लॉन्च करेगी। फोन पे के सहयोग से नीति आयोग फिनटेक ओपन हैकथॉन को लॉन्च करेगा। यह हैकथॉन भारत के इनोवेटर्स, डिजिटल क्रिएटर्स, डेवलपर्स को सोचने, विचार करने और कोड करने का अवसर प्रदान करेगा। इस हैकथॉन का उद्देश्य फिनटेक इकोसिस्टम हेतु पथ प्रदर्शक की तरह पर समाधान प्रदान करना है। इस हैकथॉन का उद्देश्य फिनटेक इकोसिस्टम हेतु पथ प्रदर्शक की तरह समाधान प्रदान करना है। आगे बढ़ते हैं। 3 ट्रिलियन डॉलर वाली विश्व की पहली कंपनी 3 ट्रिलियन डॉलर वाली विश्व की पहली कंपनी 3 जनवरी 2022 को एप्पल कंपनी 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई है। 3 जनवरी 2022 को एप्पल कंपनी 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू प्राप्त करने वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई है। वॉलमार्ट, डिज्नी, नेटफ्लिक्स, नाइक, कोको कोला, मैकडॉनल्ड्स, आईबीएम और फोर्ड की तुलना में एप्पल की मार्केट वैल्यू कहीं ज़्यादा है। वॉलमार्ट, डिज्नी, नेटफ्लिक्स, नाइक, कोको कोला, मैकडॉनल्ड्स, आईबीएम और फोर्ड की तुलना में एप्पल की मार्केट वैल्यू कहीं ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1976 में शुरू हुई एप्पल को अगस्त 2018 में 1 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा छूने में 42 वर्षों का लंबा समय तय करना पड़ा, जबकि 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू होने में कंपनी को मात्र 16 महीने और 15 दिन लगे। वर्ष 1976 में शुरू हुई एप्पल को अगस्त 2018 में 1 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा छूने में 42 वर्षों का लंबा सफर तय करना पड़ा, जबकि 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू होने में कंपनी को मात्र 16 महीने और 15 दिन लगे। आगे बढ़ते हैं। स्विफ्ट जो है, रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले किए जाने के बाद यूरोपीय देश और अमेरिका रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया है। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले किए जाने के बाद यूरोपीय देश और अमेरिका रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया है। यूरोपीय यूनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी भागीदारी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है, जिसमें स्विफ्ट इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम से रूसी बैंकों को अलग कर दिया गया है।
यूरोपीय यूनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी भागीदारी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है, जिसमें स्विफ्ट इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम से रूसी बैंकों को अलग कर दिया गया है। इससे रूस को काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि इससे इन देशों के स्वयं के बैंकों और कंपनियों को भी काफ़ी नुकसान होगा। आगे बढ़ते हैं, स्विफ्ट क्या है इसको जान लेते हैं। स्विफ्ट एक वैश्विक पेमेंट सिस्टम है जिसका पूरा नाम द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। स्विफ्ट एक वैश्विक पेमेंट सिस्टम है जिसका पूरा नाम द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। आगे बढ़ते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टोयोटा मिराई। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टोयोटा मिराई 16 मार्च 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक से विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई का शुभारंभ किया है। 16 मार्च 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में दुनिया के सबसे उन्नत तकनीक से विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई का शुभारंभ किया है। आगे बढ़ते हैं, यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन और FCEV प्रौद्योगिकी की अनूठी उपयोगिताओं के बारे में जागरूकता पैदा करके देश में एक ग्रीन हाइड्रोजन आधारित इकोसिस्टम बनाना है। आगे बढ़ते हैं, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब 24 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है। 24 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है। इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत 100 करोड़ रुपये का प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत 100 करोड़ रुपये का प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, यह आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली जो है सहायक कंपनी है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्देश्य एक ऐसी पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करना है जो देश में कम आय वाली आबादी के लिए वित्तीय सेवाएं और उत्पादों तक पहुंचने को बढ़ावा देने का केंद्रित हो। आगे बढ़ते हैं, LIC और FDI। भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम LIC में 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति देने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम LIC में 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम में संशोधन करके किया जाएगा। वर्तमान में बीमा क्षेत्र में 74% FDI की अनुमति है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम में संशोधन करके किया जाएगा। वर्तमान में बीमा क्षेत्रों में 74% FDI अनुमानित है। यह भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है जिसकी स्थापना वर्ष 1956 ईस्वी में भारतीय संसद में भारतीय जीवन बीमा अधिनियम पारित करके की गई थी। यह भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में भारतीय संसद में भारतीय जीवन बीमा अधिनियम पारित करके की गई थी। आगे बढ़ते हैं, इसका मुख्यालय मुंबई में है। LIC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं, स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच। 4 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों को एक दूसरे की ओर पूरी गति से आगे बढ़ाते हुए कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। 4 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों को एक दूसरे की ओर पूरी गति से आगे बढ़ाते हुए कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। कवच प्रणाली की घोषणा वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर भारत पहल के एक भाग के रूप में की गई थी। कवच प्रणाली की घोषणा वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर भारत पहल के एक भाग के रूप में की गई थी। वर्ष 2022 और 2023 में सुरक्षा और क्षमता वृद्धि हेतु लगभग 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को स्वदेशी प्रणाली के तहत लाने की योजना है। वर्ष 2022 और 2023 में सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के हेतु लगभग 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी प्रणाली के तहत लाने की योजना है। आगे बढ़ते हैं, यह भारत की अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जो ट्रेन क्लोजियम
बचाव प्रणाली के नाम से वर्ष 2012 से विकासशील है, जिसे आर्मर या कवच के नाम से जाना जाता है। यह भारत की अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जो ट्रेनक्लोजियम बचाव प्रणाली के नाम से वर्ष 2012 से विकासशील है, जिसे आर्मर या कवच नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल के संबंध में प्रधानमंत्री के विजन शक्ति गति शक्ति और रेल मंत्रालय की नीति के अनुरूप भारतीय रेलवे के आसनसोल मंडल के थापर नगर में मैथन पावर लिमिटेड की निजी साइडिंग को 10 मार्च 2022 को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया गया है। गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल संबंध में प्रधानमंत्री के विजन गति शक्ति और रेल मंत्रालय की नीति के अनुरूप भारतीय रेलवे के आसनसोल मंडल के थापर नगर में मैथन पावर लिमिटेड की निजी साइडिंग को 10 मार्च 2022 को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया गया है। यह भारतीय रेलवे में इस तरह का पहला GCT है। यह भारतीय रेलवे में इस तरह का पहला GCT है। मैथन विद्युत परियोजना 2009 में शुरू की गई थी और वर्ष 2011 में यह विद्युत का उत्पादन शुरू कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए और बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन हेतु महत्वाकांक्षी गति शक्ति योजना या नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान 2021 को लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वड़िका क्या है? 28 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा केंद्रीय बैंक की सब्सिडरी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड की स्याही बनाने वाली यूनिट वड़िका का उद्घाटन मैसूर कर्नाटक में किया है। 28 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा केंद्रीय बैंक की सब्सिडरी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड की स्याही बनाने वाली यूनिट वड़िका का उद्घाटन मैसूर कर्नाटक में किया है। यह मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने वाला कदम है जो यह सुनिश्चित करता है कि बैंक नोट प्रिंटिंग स्याही की पूरी आवश्यकता घर में ही तैयार की जाती है। यह मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने वाला कदम है जो यह सुनिश्चित करता है कि बैंक नोट प्रिंटिंग स्याही की पूरी आवश्यकता घर में ही तैयार की जाती है। आगे बढ़ते हैं। वड़िका के उद्घाटन के अवसर पर RBI के गवर्नर ने मैसूर में ही भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के लॉगिन एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की आधारशिला रखी है। वड़िका के उद्घाटन के अवसर पर ही RBI के गवर्नर ने मैसूर में ही भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के लॉगिन एंड डेवलपमेंट सेंटर LDC की स्थापना के लिए आधारशिला रखी है। आगे बढ़ते हैं। रैंप योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MSME के प्रदर्शन को बेहतर और तेज करने के उद्देश्य से रैंप योजना को मंजूरी दी है। राइजिंग एंड एक्सीलेटिंग MSME परफॉर्मेंस के देखते हुए जो है रैंप योजना लॉन्च की गई है। इसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2022 और 23 में होगी। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2022 और 23 में की थी। इसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2022 और 23 में होगी। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2022 और 23 में की थी। आगे बढ़ते हैं। वित्त समावेशन के लिए लक्षित सार्थक वित्तीय उत्पादों के निर्माण की दिशा में स्टार्टअप समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए एक शक्तिशाली मंच की स्थापना करने का यह उद्योग की प्रथम पहल है। वित्तीय समावेश के लिए लक्षित सार्थक वित्तीय उत्पादों के निर्माण की दिशा में स्टार्टअप समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए एक शक्तिशाली मंच की स्थापना करने की यह उद्योग की प्रथम पहल है। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर टेक जगत के सबसे बड़े सौदों में से एक में टेस्ला के CEO एलोन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीद लिया है। टेक जगत के सबसे बड़े सौदों में से एक टेस्ला के CEO एलोन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीद लिया है। आगे बढ़ते हैं। ट्विटर खरीद के $44 अरब के इस सौदे को कंपनी के
बोर्ड ने 25 अप्रैल 2022 को मंजूरी दे दी है। ट्विटर खरीद के $44 अरब के इस सौदे को कंपनी के बोर्ड ने 25 अप्रैल 2022 को मंजूरी दे दी है। अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली यह सोशल मीडिया साइट एलोन मस्क के स्वामित्व वाली एक निजी कंपनी बन गई है। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को पद से हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन 18 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन किए जाने की मंजूरी प्रदान की है। 18 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन किए जाने की मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को पूर्व निर्धारित समय सीमा से 5 वर्ष पहले यानी 2025 और 26 तक पूरा करना तय किया गया है। इसके तहत पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को पूर्व निर्धारित समय सीमा से 5 वर्ष पहले यानी 2025 और 26 तक पूरा करना तय किया गया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, जिसे नवीन या नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जरिए 2009 में लागू किया गया था, उसके स्थान पर राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 4 जून 2018 को अधिसूचित किया था। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, जिसे नवीन या नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जरिए 2009 में लागू किया गया था, के स्थान पर राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 4 जून 2018 को अधिसूचित किया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कपास परिषद गठन। भारतीय कपास परिषद गठन 28 मई 2022 को केंद्रीय वस्त्र, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रसिद्ध कपास व्यापारी सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद की गठन की घोषणा की है। 28 मई 2022 को केंद्रीय वस्त्र, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रसिद्ध कपास व्यापारी सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद की गठन की घोषणा की है। परिषद में वस्त्र मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारतीय कपास निगम एवं कपास अनुसंधान संस्थान का प्रतिनिधित्व शामिल है। परिषद में वस्त्र मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारतीय कपास निगम एवं कपास अनुसंधान संस्थान का प्रतिनिधित्व शामिल है। प्रस्तावित परिषद की पहली बैठक 28 मई 2022 में की गई। प्रस्तावित परिषद की पहली बैठक 28 मई 2022 को की गई। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 और 22 में अमेरिका बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो है, वर्ष 2021 और 22 में अमेरिका बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। वर्ष 2021 और 22 में अमेरिका चीन को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। वर्ष 2021 और 22 में अमेरिका चीन को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। वर्ष 2021 और 22 में अमेरिका और भारत के बीच का द्विपक्षीय व्यापार $119.42 अरब रहा, जबकि 2020 और 21 में $80.51 जो है अरब डॉलर था। वर्ष 2021 और 22 में अमेरिका और भारत के द्विपक्षीय व्यापार $119.42 अरब रहा, जबकि 2020 और 21 में $80.51 अरब रहा था। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 और 22 में भारत अमेरिका से निर्यात $51.62 अरब से बढ़कर $76.11 अरब हो गया है। वहीं अमेरिका से भारत का आयात भी 2020 और 21 में $29 अरब से बढ़कर $43.31 अरब हो गया है। वर्ष 2021 और 22 में भारत और चीन के बीच का द्विपक्षीय व्यापार $115.42 अरब रहा, जबकि 2020 और 21 में $86.4 अरब था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बीपी कानूनगो समिति। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों की उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता, प्रभाव एवं प्रचुरता के मूल्यांकन के लिए एक समिति गठित की है।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों की उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता, प्रभाव एवं प्रचुरता के मूल्यांकन के लिए एक समिति गठित की है। इस 6 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो को बनाया गया है। इस 6 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो को बनाया गया है। इस समिति को बैंकों, एनबीएफसी एवं अन्य विनियमित इकाइयों की उपभोक्ता सेवाओं की गुणवत्ता और प्रचुरता को परख अपना आकलन पेश करना है। समिति को बैंकों, एनबीएफसी एवं अन्य विनियमित इकाइयों की उपभोक्ता सेवाओं की गुणवत्ता और प्रचुरता को परख कर अपना आकलन पेश करना है। आगे बढ़ते हैं। पहला खाद्य उत्कृष्टता केंद्र। वर्ष 2022 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने नई दिल्ली में पहले खाद्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। वर्ष 2022 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने नई दिल्ली में पहले खाद्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। खाद्य उत्कृष्टता केंद्र दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थापित किया गया है। खाद्य उत्कृष्टता केंद्र दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य वस्त्रों की डिजाइन तैयार करना, घरों के लिए पर्दे आदि बनाना और सभी आयु वर्गों के लोगों के लिए सहायक सामग्री को विकसित करना है। इसका उद्देश्य वस्त्रों की डिजाइन तैयार करना, घरों के लिए पर्दे आदि बनाना और सभी आयु वर्गों के लोगों के लिए सहायक सामग्री को विकसित करना है। आगे बढ़ते हैं। सिक्कों की नई श्रृंखला। 6 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्कों की एक नई श्रृंखला पेश की। यह सिक्का दृष्टिहीन लोगों के अनुकूल है। 6 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्कों की एक नई श्रृंखला पेश की। यह सिक्का दृष्टिहीन के अनुकूल है। इन सिक्कों में ब्रेल लिपि में भी मूल अंकित है ताकि दृष्टिबाधित व्यक्तियों भी उनसे पहचान सके और यह सिक्का 1 रुपये, 2 रुपये और 10 रुपये और 20 रुपये मूल्य वर्ग के हैं। इन सिक्कों में ब्रेल लिपि में भी मूल अंकित है ताकि दृष्टिबाधित व्यक्ति भी उसे पहचान सके और यह सिक्का 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये मूल्य वर्ग के हैं। आगे बढ़ते हैं। इन सिक्कों पर आज़ादी के अमृत महोत्सव का डिजाइन बना है। इन सिक्कों को सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बनाया है। ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम की जारी रैंकिंग में इंदौर पूरे भारत में पहले स्थान पर, जबकि वाराणसी दूसरे और भोपाल तीसरे स्थान पर है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम की जारी रैंकिंग में इंदौर पूरे भारत में पहले स्थान पर, जबकि वाराणसी दूसरे स्थान पर और भोपाल तीसरे स्थान पर है। इस कार्यक्रम को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से संचालित किया गया था। इस कार्यक्रम को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा संचालित किया गया था। यह कार्यक्रम सितंबर 2020 से दिसंबर 2021 के बीच अभियान के तौर पर चलाया गया था। यह कार्यक्रम सितंबर 2020 से दिसंबर 2021 के बीच अभियान के रूप में चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं रसायन व उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने बिहार के रक्सौल में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय 11 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा के पणजी में मांडवी नदी के तट पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का राष्ट्र को समर्पित किया है। 11 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा के पणजी में मांडवी नदी के तट पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है। आगे बढ़ते हैं। इस संग्रहालय का नाम धरोहर है। 2 मंजिल ब्लू बिल्डिंग, जिसे पहले गोवा में पुर्तगाली शासन की अवधि के दौरान अल्फ्रेंडेगा के नाम से जाना जाता था, 400 से अधिक वर्षों में पणजी में मांडवी नदी के तट पर स्थित है। यह संग्रहालय वर्षों से सीमा शुल्क विभाग के कामकाज को देखने का दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। यह संग्रहालय वर्षों से सीमा शुल्क विभाग के कामकाजों को देखने का दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। 101वां संविधान संशोधन के द्वारा 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू की गई थी।
101वां संविधान संशोधन के द्वारा 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया। 28 से 29 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक आयोजित की गई थी। 28 से 29 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक की गई। ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, घुड़दौड़ पर पूरी ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट स्थगित कर दी गई। ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, घुड़सवारी, घुड़दौड़ पर पूरी ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट जो है स्थगित कर दी गई। कैसीनो पर 28% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव स्थगित कर उसे पुनर्विचार करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री के पास वापस भेज दिया गया है। कैसीनो पर 28% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव स्थगित कर उसे पुनर्विचार के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री के पास वापस भेज दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री ने की है। जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री ने की है। आगे बढ़ते हैं। अरब देश के साथ इजराइल का पहला बड़ा व्यापार समझौता। अरब देश के साथ इजराइल का पहला बड़ा व्यापार समझौता। इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जो एक अरब देश के साथ उसका पहला बड़ा व्यापार समझौता है। इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जो एक अरब देश के साथ उसका पहला बड़ा व्यापार समझौता है। इसका उद्देश्य दो मध्य पूर्वी देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। फरवरी 2022 में भारत के साथ इसी तरह के समझौते के बाद इजराइल के साथ यह समझौता संयुक्त अरब अमीरात का दूसरा द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता है। आगे बढ़ते हैं। आइकिया का भारत का सबसे बड़ा स्टोर। आइकिया का भारत में सबसे बड़ा स्टोर। 22 जून 2022 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई ने के अनुसार फर्नीचर और साज सज्जा के सामान बनाने वाली स्वीडन की प्रमुख कंपनी आइकिया ने राज्य में करीब 300 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है। 22 जून 2022 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई के अनुसार फर्नीचर और साज सज्जा के सामान बनाने वाली स्वीडन की प्रमुख कंपनी आइकिया ने राज्य में 300 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। इससे एसबीआई ग्राहकों को व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में सहायता मिलेगी, जो इनके लिए बैंकिंग को और ज़्यादा आसान बना देगा। इससे एसबीआई ग्राहकों को व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में सहायता मिलेगी, जो इनके लिए बैंकिंग को और ज़्यादा आसान बना देगा। व्हाट्सएप पर ग्राहकों खाते की शेष राशि की जाँच व मिनी स्टेटमेंट प्राप्त कर सकेंगे। यह बैंक और ग्राहकों के बीच आसान डेटा ट्रांसफ़र की सुविधा प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं। एसबीआई कॉर्पोरेट ग्राहकों एवं एग्रीगेटेड हेतु एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इंटरफेस बैंकिंग शुरू करेगा। इस प्रणाली के तहत एपीआई का उपयोग बैंक और क्लाइंट सर्वर के बीच संवाद करने के लिए किया जाता है। जुलाई 2017 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से मंजूरी मिलने के बाद वर्ष 2020 में व्हाट्सएप ने भारत में भी भुगतान सेवाओं की शुरुआत की थी। जुलाई 2017 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से मंजूरी मिलने के बाद वर्ष 2020 में व्हाट्सएप ने भारत में भुगतान सेवाओं की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड को निर्यात के क्षेत्र में अग्रणीय राज्य बनाने या निर्यात व्यवसाय को गति देने एवं बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से राजधानी रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी है।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने, निर्यात व्यवसाय को गति देने एवं बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से राजधानी रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आर्थिक संरचना को विकसित करने एवं उद्योग लगाने वाले को सब्सिडी द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय कारोबारों से संबंधित सारी सुविधाएं एक ही परिसर में मिलेगी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से संबंधित सारी सुविधाएं एक ही परिसर में मिलेंगी। यहाँ करेंसी एक्सचेंज से लेकर मनी ट्रांसफ़र तक की सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ करेंसी एक्सचेंज से लेकर मनी ट्रांसफ़र तक की सुविधाएं मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। सोने के सिक्के मोसी और तुनिया। सोने के सिक्के मोसी और तुनिया जिम्बाब्वे की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसी और तुनिया नामक सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। जिम्बाब्वे ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसी और तुनिया नामक सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। जिम्बाब्वे के रिजर्व बैंक ने लॉन्च की घोषणा करते हुए वाणिज्य बैंकों को 2000 सोने के सिक्के जो है वितरित किए हैं। जिम्बाब्वे के रिजर्व बैंक ने लॉन्च की घोषणा करते हुए वाणिज्य बैंकों को 2000 सिक्के वितरित किए हैं। जुलाई 2022 में वार्षिक मुद्रास्फीति दर बढ़कर 190% हो गई और इसी प्रकार केंद्रीय बैंक की ब्याज दर 2 गुना बढ़कर 200% हो गई। जिम्बाब्वे ने डॉलर की कालाबाजारी को नियंत्रित करने के लिए नए सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। जिम्बाब्वे ने डॉलर की कालाबाजारी को नियंत्रित करने के लिए नए सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। केबी सुब्रमण्यम समिति। केबी सुब्रमण्यम समिति अगस्त 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञ समूह गठित किया है, जिसकी अध्यक्षता केबी सुब्रमण्यम ने की है। अगस्त 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञ समूह गठित किया है, जिसकी अध्यक्षता जो है केबी सुब्रमण्यम ने की है। सलाहकार समिति को निवेश और वित्तीय बाजारों में विदेशी निवेशकों से संबंधित मुद्दों पर परामर्श देने का दायित्व दिया गया है। इस समिति के उपलब्ध निवेश अवसरों की समीक्षा करते हुए बॉन्ड बाजार में विदेशी निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के बारे में सुझाव प्रेषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत। पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। भारत ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत अब अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के पीछे है। भारत अब अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के पीछे है। एक दशक पहले भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान पर था, जबकि ब्रिटेन 5वें स्थान पर था। एक दशक पहले भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान पर था, जबकि ब्रिटेन 5वें स्थान पर था। भारतीय रुपये ने डॉलर के मुकाबले यूके पाउंड को पिछाड़ दिया है। भारतीय रुपये ने डॉलर के मुकाबले यूके पाउंड को पछाड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट के अनुसार नाम मात्र नकदी के संबंध में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार मार्च की तिमाही में 854.7 बिलियन डॉलर था, जबकि इसी अवधि में यूके की अर्थव्यवस्था का आकार 814 बिलियन डॉलर था। भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की वृद्धि से वृद्धि दर्ज कर रही है, जबकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 1% से भी कम की वृद्धि दर्ज कर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था 7% पर की वृद्धि दर्ज कर रही है, जबकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 1% से कम की वृद्धि दर्ज कर रही है। इन्हीं कारणों से भारत का तेजी से विकास हुआ, परंतु ब्रिटेन भारत की तरह प्रदर्शन नहीं कर सका और 6ठे स्थान पर आ गया। इसी कारण भारत का तेजी से विकास हुआ, परंतु ब्रिटेन भारत की तरह प्रदर्शन नहीं कर सका और 6ठे स्थान पर आ गया। आगे बढ़ते हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल और जून में देश की जीडीपी 13.5% थी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून में देश की जीडीपी 13.5% थी। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष गीता गोपीनाथ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष गीता गोपीनाथ। भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बन गई हैं। भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बन गई हैं। सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रघुराम राजन थे, जो वर्ष 2003 से 2006 के बीच आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान निर्देशक थे। सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रघुराम राजन थे, जो वर्ष 2003 और 2006 के बीच आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान निर्देशक थे। आगे बढ़ते हैं। गीता गोपीनाथ को अक्टूबर 2018 में आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में उन्हें पिछले वर्ष दिसंबर में आईएमएफ के पहले उप प्रबंधन निर्देशक के रूप में पदोन्नत किया गया है। उन्होंने 3 वर्ष के लिए वाशिंगटन स्थित वैश्विक ऋणदाता की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया था। उन्होंने 3 वर्ष के लिए वाशिंगटन स्थित वैश्विक ऋणदाता की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया था। आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी केंद्र सरकार ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के 8 महीने बाद फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अधिक असरदार एवं पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। केंद्र सरकार ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के 8 महीने बाद फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधि जो है अधिक असरदार एवं पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। एमएसपी समिति का प्रमुख पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल को बनाया गया है। एमएसपी समिति का प्रमुख पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल को बनाया गया है। इस 26 सदस्यीय समिति में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों, कृषि वैज्ञानिक एवं कृषि अर्थशास्त्रियों के अलावा केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिकारियों भी शामिल हुए हैं। इस 26 सदस्यीय समिति में किसान संगठनों के प्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि अर्थशास्त्रियों के अलावा केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिकारी भी शामिल हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी अब 30 दिन। मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी अब 30 दिन। भारतीय दूरसंचार नियामक प्रणाली ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन की बजाय 30 दिन देने का निर्देश दिया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन की बजाय 30 दिन देने का निर्देश दिया है। ट्राई ने 7 महीने पहले यह निर्देश जारी किया था, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों ने इसका पालन नहीं किया था। इसीलिए ट्राई ने दोबारा सभी टेलीकॉम कंपनियों को यह निर्देश दिया है। आगे बढ़ते हैं। ट्राई ने इस फैसले के बाद 1 वर्ष में कराए गए रिचार्ज की संख्या में कमी आएगी और ग्राहकों के 1 महीने के एक्स्ट्रा रिचार्ज के पैसे बचेंगे। कंपनियों को नोटिफिकेशन की तारीख से 60 दिन के अंदर नियमों के आदेश का पालन करना होगा। कंपनियों को नोटिफिकेशन के तारीख से 60 दिन के अंदर नियमों के आदेश का पालन करने को कहा गया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना 20 फरवरी 1997 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 द्वारा की गई थी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना 20 फरवरी 1997 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की अधिनियम 1997 में किया गया था। ट्राई का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ट्राई का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर पी.डी. बघेल। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर पी.डी. बघेल। आगे बढ़ते हैं। अडानी समूह। अंबुजा सीमेंट और एसएससी सीमेंट के अधिग्रहण को अंतिम रूप देने के बाद अडानी समूह देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन गई है। अंबुजा सीमेंट और एसएससी सीमेंट के अधिग्रहण के अंतिम रूप देने के बाद अडानी समूह देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन गई है। अंबुजा सीमेंट और एसएससी का विलय बुनियादी ढांचे और सामग्री के क्षेत्र में भारत का अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण है। पहली सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक कंपनी है। पहली सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक कंपनी है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी अमेजॉन के जेफ बेजोस को पछाड़कर हाल ही में विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने थे। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी अमेजॉन के जेफ बेजोस को पछाड़कर हाल ही में विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने थे। आगे बढ़ते हैं। आरईसी लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा। आरईसी लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा। 21 सितंबर 2022 को सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को दर्जा दिया गया है।
21 सितंबर 2022 को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा दिया गया है। यह दर्जा मिलने से कंपनी को ज़्यादा ऑपरेशनल और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी। REC लिमिटेड महारत्न कंपनी का खिताब पाने वाली 12वीं कंपनी है। REC लिमिटेड महारत्न कंपनी का खिताब पाने वाली 12वीं कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1969 में स्थापित REC एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो देश भर में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास का ध्यान केंद्रित करती है। वर्ष 1969 में स्थापित REC एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो देश भर में बिजली क्षेत्र के वित्तीय पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। आओ देखते हैं दोस्तों 12 जो महारत्न कंपनियां उनका नाम कौन कौन सा है। तो पहली है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन REC लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और REC लिमिटेड। तो दोस्तों ये 12 महारत्न कंपनियां हैं। आगे बढ़ते हैं। महारत्न कंपनियों का दर्जा। महारत्न का दर्जा उन कंपनियों को दिया जाता है जिन्हें लगातार बीते 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया हो अथवा बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए का हो या फिर बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ रुपए हो। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने हेतु नवरत्न का दर्जा प्राप्त करना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। पीएम केयर्स फंड। भारतीय उद्योगपति टाटा सन्स के अध्यक्ष रतन टाटा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज KT थॉमस और लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा को पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया है। पीएम केयर्स फंड का ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन 27 मार्च 2020 को नई दिल्ली में रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत कराया गया है। पीएम केयर्स फंड का ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन 27 मार्च 2020 को नई दिल्ली में रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत कराया गया है। इस फंड को कोविड-19 महामारी के दौरान आपातकालीन राहत उपायों के हिस्से के रूप में बनाया गया था। इस फंड को कोविड-19 महामारी के दौरान आपातकालीन राहत उपायों के हिस्से के रूप में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा संयंत्र। ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थापित करने की घोषणा की है। ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थापित करने की घोषणा की है। अमेजॉन राजस्थान में 420 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ 3 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी। अमेजॉन राजस्थान में 420 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ 3 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी। आगे बढ़ते हैं। मून लाइटिंग। IT कंपनी विप्रो ने मून लाइटिंग के आरोप में अपने 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। IT कंपनी विप्रो ने मून लाइटिंग के आरोप में अपने 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। यह पहली बार है जब किसी IT कंपनी ने मून लाइटिंग की वजह से इतनी अधिक संख्या में अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। यह पहली बार है जब किसी IT कंपनी ने मून लाइटिंग की वजह से इतनी अधिक संख्या में कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मून लाइटिंग क्या है। जब कोई कर्मचारी अपनी स्थायी नौकरी के साथ ही दूसरी जगह भी चोरी छिपे काम करता है तो उसे तकनीकी तौर पर मून लाइटिंग और सरल शब्दों में साइड जॉब कहा जाता है। जब कोई कर्मचारी अपनी स्थायी नौकरी के साथ ही दूसरी जगह भी चोरी छिपे काम करता है तो उसे तकनीकी तौर पर मून लाइटिंग और सरल शब्दों में साइड जॉब कहा जाता है। ज़्यादातर रात में या वीकेंड पर किए जाने के कारण साइड जॉब को मून लाइटिंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं।
आईटी उद्योग में मून लाइटिंग काफ़ी लोकप्रिय हो गई है क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान घर में काम करना एक आदर्श व्यवस्था बन गई है। आईटी उद्योग में मून लाइटिंग काफ़ी लोकप्रिय हो गई है क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान घर में काम करना एक आदर्श व्यवस्था बन गई है। आगे बढ़ते हैं रुपया व्यापार यूको बैंक। रुपया व्यापार यूको बैंक भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का ऋणदाता यूको बैंक रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला बैंक है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का ऋणदाता यूको बैंक रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला बैंक है। जुलाई में आरबीआई ने भारतीय बैंकों को भारतीय मुद्रा में व्यापार करने की अनुमति देने के लिए अपने निर्णय की घोषणा की थी। आगे बढ़ते हैं। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता तथा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। भारत विश्व में चीन का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। देश में चीनी सत्र अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 के दौरान 5,000 लाख मैट्रिक टन से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ है, जिसमें से लगभग 3574 मैट्रिक टन गन्ने को चीनी मिलों से संवर्धित कर 394 लाख मैट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया गया है। देश में चीनी सत्र अक्टूबर 2021 से सितंबर 2020 के दौरान 5,000 लाख मैट्रिक टन से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ, जिसमें से लगभग 3574 मैट्रिक टन गन्ने को चीनी मिलों ने संवर्धित कर 394 लाख मैट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें से एथेनॉल तैयार करने के लिए 35 लाख मैट्रिक टन चीनी का इस्तेमाल किया गया है और चीनी मिलों द्वारा 359 लाख मैट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया गया है। इससे लाभ 40,000 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है। इससे लाभ लगभग 40,000 करोड़ रुपए की मुद्रा जो है विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि चीनी का निर्यात 2017 और 18 में 6.8 लाख मैट्रिक टन से 2021 और 22 में बढ़कर 110 लाख मैट्रिक टन हो गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि चीनी का निर्यात 2017 और 18 में 6.8 लाख मैट्रिक टन से 2021 और 22 में बढ़कर 110 लाख मैट्रिक टन हो गई है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम डच। एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम डच। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम डच की शुरुआत की है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम डच की शुरुआत की है। डच एक वेब आधारित एंड टू एंड वर्क फॉलो एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से आरबीआई बैंकों, एनबीएफसी बैंक जैसी प्रक्षेपित संस्थानों में अनुपालन कल्चर को और बेहतर बनाना चाहती है। डच एक वेब आधारित एंड टू एंड वर्क फॉलो एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से आरबीआई बैंकों और एनबीएफसी जैसी प्रक्षेपित संस्थानों में अनुपालन कल्चर को बेहतर बनाना चाहती है। दक्ष का अर्थ है कुशल और सक्षम है, जो एप्लीकेशन की अंतर्निहित क्षमताओं को दर्शाता है। दक्ष का अर्थ कुशल और सक्षम है, जो एप्लीकेशन की अंतर्निहित क्षमताओं को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपये की शुरुआत। आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपये की शुरुआत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल रुपये की शुरुआत की है। आरबीआई बैंक ने होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल रुपये की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं। यह फ़िलहाल पायलट प्रोजेक्ट है। यह फ़िलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ है, जिसमें 9 बैंक हैं। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी बैंक, फास्ट बैंक और एचएसबीसी बैंक शामिल हैं। आरबीआई होलसेल ट्रांजैक्शन के बाद रिटेल के लिए डिजिटल रुपये की शुरुआत कर सकता है, जो 1 माह के अंदर शुरू होने की संभावनाएं हैं। यह रुपये का उपयोग सरकारी सिक्योरिटीज़ के सेटलमेंट के लिए है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक इससे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, भुगतान प्रणाली को आर्थिक समीक्षा करने और धन शोधन को रोकने के में मदद मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक इससे भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, भुगतान प्रणाली को आर्थिक सक्षम बनाने और धन शोधन को रोकने में मदद मिलेगी।
भारत सरकार ने आम बजट में वित्त वर्ष 2022 और 23 से डिजिटल रुपया पेश करने की घोषणा की थी। भारत सरकार ने आम बजट में वित्त वर्ष 2022 और 23 से डिजिटल रुपया पेश करने की घोषणा की थी। आगे बढ़ते हैं। पहला फ्लोटिंग वित्त साक्षरता शिविर। पहला फ्लोटिंग वित्त साक्षरता शिविर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर जम्मू कश्मीर में भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर जम्मू कश्मीर में भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया है। फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप जम्मू कश्मीर श्रीनगर एवं जम्मू कश्मीर की विश्व प्रसिद्ध डल झील के आसपास के स्थानीय निवासियों के बीच आयोजित किया गया है। फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप श्रीनगर एवं जम्मू कश्मीर के विश्व प्रसिद्ध डल झील के आसपास के स्थानीय निवासियों के बीच आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। शिकारा उनके जीवन का अभिन्न अंग है। शिकारा उनके जीवन का अभिन्न अंग है, इसीलिए यह सभा कई शिकारों पर हुई है और निवेशक दीदी ने शिकारा से ही स्थानीय कश्मीरी भाषा में वित्तीय साक्षरता सत्र आयोजित किया है। इस प्रकार पूरा सत्र डल झील के पानी में आयोजित किया गया है। इस प्रकार पूरा सत्र जो है डल झील के पानी में ही आयोजित किया गया है। अमेजॉन कंपनी जेफ बेजोस की कंपनी अमेजॉन $1 ट्रिलियन खोने वाली विश्व की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। जेफ बेजोस की कंपनी अमेजॉन $1 ट्रिलियन खोने वाली विश्व की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। अमेरिका में मंदी की आशंका, बढ़ती मुद्रास्फीति, सख्त मौद्रिक नीतियों और निराशाजनक कमाई के संयोजन के इस वर्ष कंपनी के शेयरों में ऐतिहासिक बिकाववाली शुरू हुई है, जिसके कारण यह गिरावट आई है। आगे बढ़ते हैं। अमेजॉन का बाजार मूल्य वर्तमान में $879 मिलियन है। अमेजॉन का वर्तमान में बाजार मूल्य जो है $879 बिलियन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की 5 बड़ी टेक कंपनियां डेंटल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, मेटा, अमेजॉन के शेयर लगातार गिर रहे हैं, जो राजस्व के लिहाज से इस वर्ष बाजार मूल्य में लगभग $4 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। अमेरिका की 5 बड़ी टेक कंपनियां डेंटल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, मेटा और अमेजॉन के शेयर लगातार गिर रहे हैं, जो स्वराज्य के लिहाज से इस वर्ष बाजार मूल्य में लगभग $4 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। अमेजॉन के सीईओ कौन है? एंडी जोस हैं। सीईओ एंडी जोस हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज 19 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर पास इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया है। 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर के पास इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। ई रूपी रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर 2022 को खुदरा डिजिटल रुपये ई रूपी के लिए पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। रिजर्व बैंक 1 दिसंबर 2022 को खुदरा डिजिटल रुपये ई रूपी के लिए पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य ER को एक डिजिटल टोकन के रूप में स्थापित करना, जो कानूनी निर्यात को प्रतिनिधित्व करता है। यह उसी मूल्य वर्ग में जारी किया जाएगा जिसमें वर्तमान में कागजी मुद्रा और सिक्के जारी किए जाते हैं। यह बिचौलिए यानी बैंकों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। यह किसके बिचौलिए यानी बैंकों के माध्यम से वितरित किया जाएगा? उपयोगकर्ता इसका उपयोग इसमें भाग लेने वाले बैंकों द्वारा पेश किए गए और मोबाइल फ़ोन उपकरणों और संग्रहीत डिजिटल वॉलेट के माध्यम से ई रूपी के साथ लेन देन करने में सक्षम होंगे। यह नकदी मामले में यह ब्याज रहित रहेगी, वहीं इस बैंकों में जमा कर अन्य प्रकार के धन में परिवर्तित किया जा सकता है। ई रूपी को जो है बैंकों में जमा करके अन्य प्रकार के धन प्राप्त किए जा सकते हैं। इस पायलट योजना में चरणबद्ध भागीदारी के लिए 8 बैंकों की पहचान की गई है, जिसका पहला चरण देश के 4 बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC बैंक फास्टेस्ट बैंक के रूप में शुरू होगा। बाद में इस पायलट प्रोजेक्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा शामिल होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह शुरू में 4 शहरों में नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में को कवर करेगा तथा बाद में अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना, शिमला आदि तक विस्तारित होगा।
यह शुरू में 4 शहरों में मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर को कवर करेगा। बाद में अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना, शिमला तक विस्तारित होगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला गोल्ड एटीएम। विश्व का पहला गोल्ड एटीएम। सोना विक्रय करने वाली गोल्ड सिक्का कंपनी ने 3 दिसंबर को हैदराबाद स्थित स्टार्टअप कंपनी ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज के तकनीक समर्थन से अपना पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च किया है। सोना क्रय विक्रय करने वाली गोल्ड सिक्का कंपनी ने 3 दिसंबर को हैदराबाद स्थित स्टार्टअप कंपनी ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज के माध्यम से के तकनीकी समर्थन से अपना पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। यह भारत और विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है। यह भारत का पहला और विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है। गोल्ड एटीएम के जरिए लोग अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से सोने के सिक्के खरीद सकते हैं और इसमें 0.5 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम के विकल्प उपलब्ध हैं। प्रत्येक एटीएम में 5 किलो सोना रखने की क्षमता होगी तथा जिनकी कीमत लगभग 2 से 3 करोड़ रुपये होगी। ये सिक्के 24 कैरेट सोने और 999 प्रमाणित होंगे। कंपनी द्वारा देश भर में लगभग 3,000 एटीएम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह सिक्के 24 कैरेट सोने और 999 प्रमाणित होंगे। कंपनी द्वारा देश भर में लगभग 3,000 एटीएम स्थापित करने की लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। रेपो रेट दर। रेपो रेट दर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा 7 दिसंबर 2022 को रेपो रेट दर में 0.35% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे रेपो रेट दर 5.90% से बढ़कर 6.25 हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा 7 दिसंबर 2022 को रेपो रेट दर में 0.35% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे रेपो रेट दर 5.90% से बढ़कर 6.25% हो गई है। यानी होम लोन से लेकर ऑटो, पर्सनल लोन इत्यादि प्रकार के सभी लोनों की EMI पर असर पड़ेगा। इससे पहले सितंबर में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 5.40% से बढ़ाकर 5.90 कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। मॉनेटरिंग पॉलिसी की मीटिंग। मॉनेटरिंग पॉलिसी की मीटिंग प्रत्येक 2 महीने में होती है, जबकि इस वित्त वर्ष की पहली मीटिंग अप्रैल में हुई थी। तब RBI ने रेपो रेट को 4% पर स्थिर रखा था, लेकिन RBI ने 2 और 3 मई को इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर रेपो रेट को 0.40% बढ़ाकर 4.40 कर दिया था। रेपो रेट दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, जैसे भारत के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक, किसी भी तरह की धनराशि की कमी होने पर वाणिज्य बैंकों को धन देता है। इसी प्रक्रिया में केंद्रीय बैंक प्रतिभूति खरीदता है। आगे बढ़ते हैं। मौद्रिक नीति के बारे में जान लेते हैं। मौद्रिक नीति समिति। मई 2016 में RBI अधिनियम में संशोधन किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्तमान में विकसित व्यापार आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर नीतिगत रेपो रेट दर निर्धारित करना तथा रेपो दर या उसके आसपास मुद्रा बाजार दरों को स्थिर करने के लिए तरलता से सुधार करना। RBI अधिनियम की धारा 45 ZB के अनुसार MPC में अर्थशास्त्र या बैंकिंग, वित्त एवं मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान व अनुभव रखने वाले 6 समस्त व्यक्तियों के सदस्य के रूप में होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो 6 सदस्य होंगे कौन कौन होंगे, तो पहला गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के पदेन अध्यक्ष के रूप में और उपराज्यपाल मौद्रिक नीति के प्रभारी के रूप में, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किए जाने वाले बैंक का एक अधिकारी और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 सदस्य होंगे। गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के पदेन अध्यक्ष के रूप में, उपराज्यपाल मौद्रिक नीति के प्रभारी के रूप में, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किए जाने वाले बैंक का एक अधिकारी, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 सदस्य होंगे। आगे बढ़ते हैं। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह अल्पकालिक
विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं के लिए वित्त पोषण की बैकस्टॉप लाइन के रूप में स्वयं समर्थन प्रदान करता है। यह समझौता मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण को आरबीआई से अधिकतम 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की कई किस्तों में निकासी करने को सक्षम करेगा। आगे बढ़ते हैं। स्पाई मनी एक्सिस बैंक, स्पाई मनी एक्सिस बैंक समझौता। फिनटेक कंपनी स्पाई मनी ने निजी क्षेत्र की एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। फिनटेक कंपनी स्पाई मनी ने निजी क्षेत्र की एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। यह समझौते के तहत ग्रामीण नागरिकों के लिए अपने अधिकारी नेटवर्क के जरिए तत्काल जीरो बैलेंस पर बचत और चालू खाता खोलने की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। स्पाई इस समझौते पर के तहत ग्रामीण नागरिकों के लिए अपने अधिकारी नेटवर्क के जरिए तत्काल जीरो बैलेंस पर खाता और बचत और चालू खाता खोलने की सुविधाएं जो है मुहैया कराई जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। स्पाई मनी का लक्ष्य शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच वित्तीय समावेशन के मौजूद अंतर को कम करना या खत्म करना है। ग्रामीण जनता को उसके द्वार पर सभी जरूरी बैंकिंग सुविधाएं जो है पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। फिनटेक फॉर्म स्पाई मनी के फाउंडर दिलीप मोदी के अनुसार इससे हजारों ग्रामीण वित्तीय तौर पर सशक्त बनेंगे। फिनटेक फॉर्म स्पाई मनी के फाउंडर दिलीप मोदी के अनुसार इससे हजारों ग्रामीण वित्तीय तौर पर जो है सशक्त बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्पाई मनी नेटवर्क के अंतर्गत लगभग 10 लाख अधिकारी काम करते हैं। वहीं इन अधिकारियों के दायरे में लगभग 18,000 से ज़्यादा पिन कोड आते हैं जहां पर यह अपनी सुविधाएं मुहैया कराते हैं। स्पाई मनी नेटवर्क के अंतर्गत लगभग 10 लाख अधिकारी काम करते हैं। यही इनके अधिकारियों के दायरे में लगभग 18,000 से ज़्यादा पिन कोड आते हैं, यहाँ पर अपनी सुविधाएं मुहैया कराते हैं। इसका नेटवर्क लगभग 700 जिले में और 5,000 ब्लॉकों में करीब 10 करोड़ घरों में अपनी सुविधाएं देते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के तहत नियंत्रण वाली फिनटेक कंपनी ग्रामीण इलाकों में कई तरह की वित्तीय सेवाएं मुहैया कराती है, जिनमें नकदी जमा और निकासी, इंश्योरेंस, प्रीमियर, बिल भुगतान और लोन शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के तहत ग्रामीण वाली फिनटेक कंपनी ग्रामीण इलाकों में कई तरह की वित्तीय सेवाएं मुहैया कराती है, जिनमें नकदी जमा और निकासी करना और इंश्योरेंस, प्रीमियर, बिल भुगतान और लोन शामिल है। आगे बढ़ते हैं। सेटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी। दूरसंचार नियामक ट्राई द्वारा उपग्रह संचार के लिए सेटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की घोषणा करने वाला भारत पहला देश है। दूरसंचार नियामक ट्राई द्वारा उपग्रह संचार के लिए सेटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की घोषणा करने वाला भारत पहला देश है। इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए डिजाइन बनाने का भी कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। उपग्रह संचार किसी भी संचार लिंक को संदर्भित करता है जिसमें इसके प्रसार पथ में एक कृत्रिम उपग्रह का उपयोग शामिल होता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के बीच संचार लिंक प्रदान करने के लिए कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग करना ही उपग्रह संचार तकनीक कहलाता है। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के बीच संचार लिंक प्रदान करने के लिए कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग करना ही कृत्रिम उपग्रह संचार तकनीक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। फीचर फ़ोन के लिए यूपीआई सुविधा UPI 123 पे। फीचर फ़ोन के लिए यूपीआई सुविधा UPI 123 पे 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फ़ोन के लिए UPI 123 पे नामक UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फ़ोन के लिए UPI 123 पे नामक UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट के लिए 24x7 हेल्पलाइन भी लॉन्च की गई है जिसका नाम डिजी शक्ति है। इन दोनों का सीधा संबंध आम आदमी से है। इन दोनों का संबंध जो है सीधे आम आदमी से है। डिजी साथी को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा स्थापित किया गया है। डिजी साथी को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इससे ग्राहक फीचर फ़ोन के जरिए स्कैन एंड पे के अतिरिक्त लगभग सभी लेन देन कर सकेंगे तथा इसे लेन देन करने हेतु इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी।
इससे ग्राहक फीचर फोन के जरिए स्कैन एंड पे के अतिरिक्त लगभग सभी लेन देन कर सकेंगे तथा इससे लेन देन करने के हेतु इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दे और अपने दोस्तों तक शेयर भी करते। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।